देखिए, बिहार के लिए तो जीत की जो कोशिशें हैं वो हर दल कर ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव चल रहा है। 7 सीटों पर मतदान सुबह से लगातार जारी है। लगभग 18% वोट अब तक पड़ भी चुके हैं और ये 1 बजे तक आंकड़ा और बढ़ गया। 24% ये आंकड़ा हो चुका है। नौगावा सादत सीट पर दोपहर 1 बजे तक 35.71% मतदान हुआ। देवरिया सदर सीट की बात करें, दोपहर 1 बजे तक 31.10% मतदान रहा। वहीं टूंडला की अगर बात की जाए तो टूंडला में 31% वोटिंग हुई है। मल्हनी में 28% हुई है 1 बजे तक। बांगरमऊ सीट पर अगर बात करें तो दोपहर के 1 बजे तक यहां पर वोटिंग है 22, यानी बाकी के और जो विधानसभाएं हैं उनके कंपैरिजन में यहां पर कम वोटिंग है। उससे भी कम वोटिंग अभी तक 1 बजे तक की अगर बात करें तो बुलंदशहर सदर सीट है, जहां पर मुकाबला बहुत ज्यादा कर्रा बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये वो कर्रा मुकाबला यहां पर चल रहा है। घाटमपुर सीट पर दोपहर 1 बजे तक 14.76%, यानी घाटमपुर में तो और भी कम वोटिंग परसेंटेज है। तो नंबर 1 पर घाटमपुर है वोटिंग परसेंटेज कम होने के मामले में। उसके बाद नंबर 2 पर आ रहा है बुलंदशहर, उसके बाद है बांगरमऊ और फिर उसके बाद अगला नंबर आ रहा है मल्हनी का, क्योंकि यहाँ पर 28% है। और इसी तरीके से टूंडला पे जाते हैं तो वहाँ 31% है। देवरिया में भी लगभग यही है। तो सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज जो अभी तक है वो है नौगावा सादत सीट पर। सभी 7 सीटों पर एवरेज में अगर देखा जाए तो 24% तक मतदान अभी तक हो चुका है। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों के लिए लगातार मतदान जारी है और ये 22 की फाइट अभी 20 में लड़ी जा रही है। अब इस उपचुनाव से यह साबित होगा कि इस वक्त किसकी कितनी परफॉर्मेंस है। और क्योंकि देखिए अभी छोटी छोटी चाल चली जा रही है, लेकिन बीजेपी ने पूरा दमखम लगाया, पर विपक्ष ने भी छोटी छोटी चालें चली हैं। और क्योंकि देखिए उपचुनावों में आमतौर पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उसके नतीजे देखे जाते हैं, ताकि जब बड़ा चुनाव आए तो उस बड़े चुनाव में उस एक्सपेरिमेंट के साथ में उतरा जाए, या फिर उसमें कुछ और एड ऑन चीजें करनी है, उस फॉर्मूले में कुछ और एड ऑन करना है, ये तय हो पाए। उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के तहत वोटिंग लगातार जारी है। 3 सीटों पर कुछ जगहों पर लोगों ने तमाम व्यवस्थाओं को लेकर मतदान का बहिष्कार भी कर दिया। फिरोजाबाद, अमरोहा, बुलंदशहर, ये वो 3 जिले हैं जहां पर लोगों ने विरोध किया। कुछ जगहों से तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरें आप देखिए, एक रुधऊ की है, फिरोजाबाद के, एक अमरोहा की तस्वीर है जहां पर इस इलेक्शन का ये लोग बहिष्कार कर रहे हैं। एक बुलंदशहर में डीएम कॉलोनी है जहां पर इसका बहिष्कार किया जा रहा है। ये 3 तस्वीरें उपचुनाव से आ रही हैं जहां पर लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और यहां पर ये चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। तो फिरोजाबाद की रुधऊ मुस्तकिल है और सफदलपुर सुमाली है अमरोहा की, और बुलंदशहर की भी आप देख रहे हैं कॉलोनी, जहां पर ये लोग बहिष्कार कर रहे हैं डीएम कॉलोनी चुनाव का, जहां पर पुलिस भी इनको समझाने के लिए पहुंच रही है और भी जो मौजूद लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आप मतदान का जो अधिकार आपके पास में है उस अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। सूरज पांडे कानपुर से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। सूरज, क्या तस्वीरें हैं कानपुर की, अब तक कितना उत्साह नजर आ रहा है इस उपचुनाव को लेकर? जी बिल्कुल पूजा, आपको बता दें कि इस समय हम कानपुर के पतारा में मौजूद हैं, जहां इसको आदर्श बूथ के रूप में विकसित किया गया है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं, आपको दिखा दें कि यहाँ पर हमारे सामने मतदाता है और ये देखिए यहाँ पर वोट डालने के लिए आ रहे हैं लगातार। और आपको बता दें कि सुबह से ही आम जनता के बीच में जो मतदान करने का जो उत्साह है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। मतदान की गति जरूर धीमे है, लेकिन लोग जो है अब जैसे जैसे देख रहा है वैसे वैसे मतदान करने के लिए बड़ी संख्या में निकल रहे हैं। आपको बता दें कि इस मतदान की संख्या में सबसे ज्यादा जो महिलाएं हैं वो भागीदारी ले रही हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं से जो तरीके से मतदान हुआ था तकरीबन 52% से लेकर 54% तक, तो उतने के ही आसार अभी तक लगाए जा रहे हैं। जब महिलाओं की भागीदारी चुनाव में बढ़ जाती है तो उस चुनाव में कुछ परिवर्तन होता है या फिर कुछ ऐसे आंकड़े आते हैं सामने जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर ये जो महिलाओं की वोटिंग है ये किस दिशा में आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल, आपको पूजा बता दें कि यहाँ पर जो मतदान है, यहाँ पर कानपुर की ये जो विधानसभा पर घाटमपुर चुनाव हो रहा है, ये कमल रानी वरुण यहाँ की विधायक थी भाजपा से और कैबिनेट मंत्री भी थी प्रदेश सरकार में, मगर उनकी कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई है। जिसके बाद सभी प्रत्याशियों ने यहाँ पर दलित बाहुल्य सीट मानी जाती है, तो सभी दलित प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। और उसके बाद आम जनता की बात करें तो उनका कहना है कि वो विकास के मुद्दे पर वोट देंगे, और क्योंकि जमीनी हकीकत पे जो लोग काम कर रहे हैं और उनको काम चाहिए, और वो अपने बीच के लोगों को ही अपना प्रत्याशी चुनकर विधानसभा में भेजने का निर्णय लेकर बैठे हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरीके और किस मुद्दे पर ये वोट देना चाहते हैं। क्या नाम है आप? सुनील, किस मुद्दे पर वोट देने आए यहाँ पर? आपका क्या नाम? राकेश, क्या लगता है किस मुद्दे पर वोट देने आए? मतलब क्या चाहते हैं, विकास के मुद्दे पर देने आए हैं कि किसी पार्टी से देने आए, किस मुद्दे पर वोट देना? विकास का जब कुछ विकास मिलता है ना वोट देना, जो पार्टी ज्यादा चाहती है वोट डालना है।
अच्छा, आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? सुबह क्या करने आए हैं और किस मुद्दे पर वोट करने आए हैं? मुद्दा यही है कि मतलब पहले से ज्यादा करप्शन नहीं है और हमें दिक्कत कम मिल रही है। और जैसे इंटरनेट सेवा बढ़ रही है, भीड़ नहीं लगाना पड़ता, लाइन नहीं लगानी पड़ती है, हमारा काम जल्दी रहना है। अच्छा, आपका क्या नाम है? निर्मल, किस मुद्दे पर वोट डालने आए हुए हैं और किस तरीके की सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं? देश के विकास का केवल इस बार से विकास होता रहे तो देश का आगे बढ़ने में अच्छा हो। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं। आपका क्या नाम? प्रतिमा जी, किस मुद्दे पर वोट देने आए हुए हैं? आज यहाँ पर आप मतदान करने आए थे। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं और हैं। आपका क्या नाम है? जल्दी से। सची, किस मुद्दे पर वोट देने आए हैं? तो क्या लगता है कि आज जो आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, अपनी उंगली दिखाए पहले, सबसे पहले ये तो आपने ये जो वोट दिया है, वो देते समय क्या सोचा था? बस यही कि जिस हिसाब से दे रहे हैं वो हो, डेवलपमेंट के लिए दिया है वो डेवलपमेंट हो, हमारा वोट सार्थक। तो देखिए, यहाँ पर पूजा साफ तौर पर। चलिए सूरज, बहुत शुक्रिया। युवाओं में उपचुनाव में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बात से एक बात तो साफ है कि युवा समझदार हो रहा है और अब किसी के बहकावे में ना आए, ऐसी उम्मीद एक बेहतर लोकतंत्र के लिए की जाती है। जो काम करे, वो चाहे कोई भी दल क्यों ना हो, जनता उसके साथ खड़ी हो, जो उनकी बात को सुने, जो उनके दुख तकलीफ को समझे, वो नेता उनका नेता होना चाहिए, वो उनका जनप्रतिनिधि होना चाहिए। हमारे साथ में सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे लगातार, और इसके साथ साथ वो तमाम अपडेट्स भी दे रहे हैं। इस बीच मेहमान भी हमारे साथ में हैं। मनोज यादव समाजवादी पार्टी से हैं, शबनम हमारे साथ में बीजेपी से हैं, और प्रेम कुमार जी हमारे साथ में लगातार बने हुए वरिष्ठ पत्रकार। सभी का स्वागत है एक बार। शबनम जी, जो 7 सीटों पर आप दमखम भर रहे थे, इस वोटिंग परसेंटेज को देखते हुए जो 1 बजे तक है, कितनी उम्मीदें लग रही हैं? क्या स्थिति होगी? देखिए, निश्चित तौर पे हम 7 सीटों पर जीत कर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने अपने 3.5 साल में जमीन पर काम किया है, हम उस काम की बदौलत जीत कर आएंगे। और ये साफ तौर पे जनता का समर्थन हमारे साथ रहेगा, ऐसा दिखता है। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं हमारे काम से हताश होकर विपक्षी पार्टी के बड़े नेता जमीन पर अपने प्रचार प्रसार के लिए भी नहीं निकले, क्योंकि उन्हें दिखता था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को आवास, बिजली, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, किसानों को 6,000 रुपए 3 किस्तों में देना, तमाम ऐसे कार्य किए हैं जिनको मैं गिनाने लगूं तो अंतिम पंक्ति के लोग उससे लेकिन चुनाव के दौरान में इन मुद्दों का जिक्र कम ही हुआ। जी, चुनाव के दौरान में इन मुद्दों का जिक्र कम ही हुआ। देखिए, इन मुद्दों को जिक्र करने की भी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर योजनाएं लोगों के द्वार तक पहुंचती है तो ये खुद ब खुद लाभान्वित समझते हैं कि आज ऐसी सरकार आई है जो भ्रष्टाचार के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करने के साथ साथ हम लोगों के विकास की भी सोचती है। और सरकार जो एक नारा देती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको अक्षर से सही करती है। तो इसलिए इन मुद्दों पे अगर हम नहीं भी बात करते हैं, देखिए 3.5 साल में हमने 3.5 लाख से ज्यादा युवाओं को हमने सरकारी नौकरी दी है। मुझे नहीं लगता कि पिछले कई दशकों से कोई ऐसी सरकार है जो कि 3.5 साल की अवधि में 3.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दे दे। हमने मुद्रा योजना के तहत स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया। इसमें लाखों की संख्या में युवा और महिलाएं स्वरोजगार उनको मिला है। जब आप ये कह रही हैं कि ये बताने की जरूरत नहीं है, जो लाभान्वित हैं उन तक फायदा पहुंचा और उनको पता है, तो फिर अब भी इन बातों को क्यों गिनवाना? क्योंकि आपने तो जो किया वो जनता के बीच पहुंच रहा है। चलिए, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। मनोज यादव समाजवादी पार्टी से लगातार बने हैं। मनोज यादव जी, आज तो ये आप लोगों के लिए करो या मरो की स्थिति के बाद वो घड़ी है, परीक्षा की घड़ी, जिसमें दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं या नहीं? मनोज यादव जी, प्रेम कुमार जी, ये अखिलेश यादव के लिए भी करो या मरो की स्थिति है, लेकिन इनके लिए ज्यादा है क्योंकि पिछले कई चुनाव हार चुके हैं तमाम एक्सपेरिमेंट्स के बाद में। बीजेपी के लिए भी करो मरो की स्थिति है, क्योंकि ये जो कह रहे हैं कि हमने तमाम संकल्पों को पूरा करने का काम किया है, लेकिन अब तो वो दौर शुरू होगा जब सिर्फ घोषणाएं और घोषणाएं होंगी, क्योंकि राजनीति का ढर्रा तो यही कहता है।
देखिए पूजा जी, इस उपचुनाव में 7 में से 6 सीटें बीजेपी की है, जिसको उनको रिटेन करने की जरूरत है, जहां उनके उम्मीदवार पहले जीते थे। तो इस चुनाव में बीजेपी के लिए ये प्रतिष्ठा का विषय है कि वो अपनी सीटों को बचा कर रखे। लेकिन विपक्ष के लिए है कि कितनी सीटें वो बीजेपी से झटक सकती हैं वापस, और विपक्ष के बीच में भी है कि विपक्ष में कौन सी पार्टी, क्योंकि सब अलग अलग लड़ रही है, कौन सी पार्टी ये कर पाएगी। तो उससे ये पता चलेगा कि 2022 में बीजेपी के मुकाबले विपक्ष की कौन सी पार्टी सामने खड़ी है, वो दिखेगा। तो इस चीज को कितनी गंभीरता से लिया गया है, कौन सी रणनीति अपनाई गई है, नेताओं का नहीं पहुंचना तो एक बात है, लेकिन चुनाव परिणाम से यह तय होगा कि जैसे समाजवादी पार्टी है, मान लीजिए बीएसपी से भी समाजवादी पार्टी में कुछ विधायक शामिल हुए, इसके अलावा कांग्रेस से पूर्व सांसद अनु टंडन शामिल हुई समाजवादी पार्टी में। तो एक देखने पे तो ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं और के मुकाबले थोड़ा सा एजली हुई है, लेकिन क्या ये वोटिंग में दिखेगा, पैटर्न में दिखेगा कि नहीं, ये महत्वपूर्ण बात है। अभी आप मतदान का जो प्रतिशत दिखा रही, उसको जो देखने का जो आंकड़ा तरीका है, उसमें हम देखें तो जो 2-3 सीटें हैं जहां पर कि 30% से ज्यादा मतदान है, और 4 सीटें हैं जहां पर कि 20% से कम मतदान है, और 1 बजे तक की यह स्थिति है। तो 1 बजे तक अगर 30% के आसपास मतदान होता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 55-56% जाएगा ये कम से कम। तो उस हिसाब से तो 3 विधानसभा सीटों पर ये 55-56 का प्रतिशत दिख रहा है, लेकिन बाकी जगह 50 या उससे कम प्रतिशत भी रह सकते हैं मतदान। हालांकि ये संपूर्ण रूप में ये बोलना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन हम एक ट्रेंड की बात कर रहे हैं। तो जहां जिन सीटों में ज्यादा मतदान हो रहा है, मैं पहले से देख रहा था कि उन सीटों में कड़ी चुनौती मिल सकती है सत्ताधारी दल को। ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं अपने मतदान प्रतिशत के रुझान के हिसाब से। तो कम से कम अभी की स्थिति में भी 7 में 3 जगह तो चुनौती दिख रही है वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से। इससे ज्यादा कहना मुनासिब नहीं होगा। जी मनोज यादव जी, इस बार आवाज पहुंच रही है। परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा की घड़ी से पहले खैर हो सकता है कि आपने अपनी तैयारियां की हो, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर अगर देखा जाए तो वो तैयारियां कम ही नजर आई। जितने दमखम के साथ उतरना चाहिए था, उतने दमखम के साथ में विपक्ष नजर नहीं आया। तो क्या इस परीक्षा की घड़ी में दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं? नहीं पूजा जी, आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और मीडिया का सवाल बिल्कुल जायज है। लगातार मीडिया हमसे सवाल पूछता है कि हम दमखम से नहीं उतरे। परिणाम बता देंगे कि कौन कितने दमखम से उतरा। और मैं इस बात को बार बार टीवी चैनल के माध्यम से कहने का प्रयास करता हूं कि समाजवादी पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता, वो क्षेत्रीय हो, विधायक हो, सांसद हो, सभी उपचुनाव में पूरी तरीके से लगे थे। और फिर एक बात पूरी तरीके से आश्वासित कर रहा हूं जनता को कि आप इन 7 सीटों में एक मजबूत लड़ाई देखने को मिलेगी 10 तारीख को, और जो परिणाम आएंगे वो सरकार के बिल्कुल खिलाफ आने जा रहे हैं। इसमें भी दो राय इसलिए नहीं। अब एक ही तंत्र बचता है कि जो सरकार के पास तमाम सारी सरकारी एजेंसियां हैं, उनका दुरुपयोग सरकार किस लेवल तक करती है। इसके अलावा जनता ने अपना मन मिजाज बना लिया है, और समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता नेता जमीन पे उतरा, और हमने मजबूती से चुनाव लड़ा है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात पूजा जी ये भी है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मजबूती से चुनाव लड़ा है। इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि सरकार, आप ये 23 करोड़ की आबादी के लिए इतना श्योर क्यों है कि जनता चुनाव लड़ रही है? जमीनी स्तर पे चलिए एक आपकी बात पर आते हैं। ऐसा मुझे एक उदाहरण दीजिए जिसमें यह लगे कि आपने मजबूती से चुनाव लड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात बिल्कुल सही सवाल आपका है। देखिए, जब मैं बांगरमऊ की विधानसभा में गया, जमीन पे गया, और कई दिन तक गांव-गांव में गया, तो वहां लोगों, मैंने किसी से वोट मांगने के लिए बात नहीं कही। मैंने जो बात कही उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। तो उनका एक ही मतलब बिल्कुल सीधा सीधा ये कहना था कि हम किसान हैं, हमारा धान 1800 रुपए की खरीदने की सरकार बात कर रही है, और हम 900 रुपए से भी कम में धान हमारा खरीदा जा रहा है, और कोई लेवाली तक नहीं है हमारे धान की। आप सोचिए कि इस लॉकडाउन के भीषण समय में किसान अगर कोई फसल लेके निकला है, और उसके पास अगर उसके धान का भी कीमत नहीं है, तो आप बताइए सरकार से क्या उम्मीद कोई कर सकता है। एक बात, जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव पड़ रहा है, ये भी इसमें दो राय नहीं है कि किसी तरीके के इस बात से मैं नकार जाऊं कि नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे काम किया है, तमाम सरकार में हो या विपक्ष के लोग हों,
लेकिन ओवरऑल जब सभी जातियों से मैंने बात, लोगों का यही कहना है साहब कि सरकार पूरी तरीके से फेल है। आज मैं उस और जात फेल का नाम सरकार नहीं के लूंगी जिसका पक्ष में जिक्र वोट आप नहीं लोग पड़ेगा। बार बार करते हैं। प्रदेश की उस बेटी के लिए सड़कों पर उतर आते हैं आप, पर किसान के उस दिल की बात को लेकर सड़कों पर क्यों नहीं आते फिर आप? बिल्कुल पूजा जी, ये भी सवाल आपका बहुत शानदार है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज्यादा धरने प्रदर्शन किए हैं, वो किसानों की समस्याओं को लेकर हो, बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर। आप बताइए बेरोजगारी किस तरह ट्रेंड हो गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन उस दिन हल्का पड़ गया था, पूरे हिंदुस्तान में ट्रेंडिंग आ गया था बेरोजगारी का। वो समाजवादी पार्टी के लोगों का ही एक प्रयास था, और तमाम सारे जो राजनीतिक दल हैं विपक्ष के। तो समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जमीन पे है, किसानों को मुद्दे को लेके, हत्या को लेके, तमाम सारे जो भ्रष्टाचार है उनको लेके। तो ये बात बिल्कुल मत कही जाए कि हम सड़क पे नहीं, हमारे ऊपर हजारों मुकदमे लगे हैं पूरे प्रदेश भर में, इसलिए समाजवादी पार्टी सड़कों पे है। और पूरे आप इकलौते तो नहीं है, कांग्रेस पर भी कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। कांग्रेस भी ये दावा कर रही है, कांग्रेस भी दावा कर रही है कि मुकदमे उनके खिलाफ बहुत ज्यादा दर्ज हुए हैं। चलिए ये बताइए कि बसपा की भूमिका क्या है? वोट कटवा की जो भूमिका है वो निभा रही है, या वाकई भागीदारी अपनी निभा रही है सही तरीके से विपक्ष के तौर पर? पूजा जी, मैं मेरी बात से आप भी सहमत होंगी और जो राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी सहमत होंगे। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश से इससे पहले का जो उपचुनाव हुआ था उसमें जैतपुर बाराबंकी की एक विधानसभा सुरक्षित सीट है, उस पे जब तीनों पार्टियों, 4 पार्टियां मजबूती से चुनाव लड़ी, बीजेपी की सीट थी, बीजेपी के सांसद बन गए थे वो विधायक, इसके बाद कांग्रेस अच्छा लड़ गई और समाजवादी पार्टी अच्छा लड़ी और बीएसपी भी लड़ गई। आपको बता दूं कि हमने चुनाव जीत लिया। तो अगर बीएसपी अच्छा लड़ रही है और कांग्रेस अच्छा लड़ रही है तो समाजवादी पार्टी के लिए एज है, और समाजवादी पार्टी इसका लाभ उसको मिलेगा और समाजवादी पार्टी सीटें जीतेगी। तो आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का वोट तो कहीं हिलेगा नहीं, लेकिन बाकी ये इनका आपस में बंटवारा हो जाएगा। बहुत आशावादी नहीं हो रहे हैं आप शबनम पांडे जी? नहीं, चलिए खैर, आशा रखनी बहुत अच्छी बात है। हाँ बोल लीजिए। समाजवादी पार्टी कोई पहली बार उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रही, जो हमारे पास हमारा कैडर है, अरे वही तो लेके गए थे। वक्त के साथ में लोग चले गए जो समाजवादी पार्टी में बहुत वक्त के साथ में राजनीति में भी एनहेंसमेंट होता है। हमारी बात सुनती है। देखिए मनोज जी, जैसे एक उम्र पर आप अलग दिखते होंगे, आज एक अलग उम्र पर आप अलग दिखते हैं, कल को आप और अलग उम्र पर दिखते होंगे, तो वक्त के साथ में ये बदलाव भी आता है। तो चुनाव आप भले ही कितने सालों से लड़ रहे हो, ऐसे तो आप सत्ता पर भी काबिज हो, लेकिन आप सत्ता से बाहर हो गए। कल आज जो सत्ता पर काबिज है वो कल सत्ता से बाहर थे। तो खैर ये सिलसिला तो चलता रहता है। माफी चाहूंगी, बहुत शुक्रिया फिलहाल सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। उपचुनाव को लेकर न्यूज़ 1 इंडिया पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। 7 सीटों का हाल क्या है वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। हर सीट का सियासी समीकरण क्या है और जनता का फिलहाल रुझान क्या है, जनता का मिजाज वोटिंग को लेकर क्या है, वो भी आपको पल पल बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल रुक रहे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हर अपडेट सिर्फ न्यूज़ 1 इंडिया पर।